नमस्कार दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची और भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी मूवी का सीन नहीं, ये है एक खूनी और दर्दनाक इतिहास का हिस्सा। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतकॉन्ग नाम की सेना ने कैसे अपने खतरनाक और छुपे हुए ट्रैप से अमेरिकन फौजी के लिए मौत का खौफ खड़ा कर दिया था। आज मैं वही सीक्रेट ट्रैप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी को पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक पल में छुपा है आश्चर्य, डर और जंग की असली क्रूरता। वियतनाम के घने जंगल के अंदर एक फौजी बहुत संभल के चल रहा था। अचानक ही उसका पाँव एक छुपे हुए तार पर चला जाता है और तुरंत ऊपर से एक कांटेदार बाम्बू का बॉल जो घूम के आता था उसके सीने पर जोर से लगता है। उसके पास एक साथी और फौजी था। वो गलती से पाँव रखते ही एक हल्की सी क्लिक आवाज होती है और तुरंत एक जोर का ब्लास्ट होता है। उसका पाँव और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से उड़ जाता है। ये था वियतनाम युद्ध का सबसे डरावना ट्रक, एकदम नरक जैसा। इस डेडली ट्रक का नाम था मेस। ये एक बड़ा सा बॉल होता था जो लकड़ी या मेटल से बनाया जाता था और इसके चारों तरफ लगे होते थे निखली कांटे जो बाम्बू, पेड़ के डाले या कभी कभी मेटल से बनाए जाते थे। मेस को एक पेड़ के ऊपर रोप से बांध दिया जाता था और एक ट्रैपवायर से जुड़ा होता था। जैसे ही कोई सोल्जर उस तार पे पाँव रखता था तो वो रस्सी छूट जाता था और मेस जोर से नीचे गिरता था, सीधे सोल्जर के सिर या बॉडी के आसपास लगता था। इसलिए कभी कभी तो तुरंत सोल्जर का मौत हो जाता था और अगर बच भी गया तो दर्द इतना होता कि मौत मांगता लगता था। कभी कभी इस मेस के एक सिंपल वर्जन भी बनाया जाता था, सिर्फ जंगल के चीजों से बनाया जाता था। क्या करता था, बाम्बू के कांटे नुकीला करके उन्हें एक बड़ा सा कीचड़ के बॉल में घुस देते थे, फिर उस बॉल को धूप में सुखाकर हार्ड बना देते थे और फिर उसे लंबी लता या रस्सी से पेड़ से बांध देते थे। बस ट्रैप रेडी हो जाते थे। एक अकेला वियतकॉन्ग सोल्जर्स भी ऐसा ट्रैप बना सकता था और जब तक कोई उसे एक्टिवेट ना करे वो ही लगा रहता था। वियतकॉन्ग के ये जंगल ट्रैप्स उनकी सबसे बड़ी चालाकी थी। हर एक ट्रैप पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता था। एक और मशहूर ट्रैप था पुंजी स्टिक्स। ये क्या था, बम्बू के बने नुकीले कांटे से होता था। इन्हें जमीन के नीचे छोटे गड्ढों में छुपा दिया जाता था। अगर कोई फौजी उसमें गिर जाता था तो सीधा उन कांटों पर गिरता था और बुरा तरीके से टूट पाता था। ये ट्रैप सिंपल था पर बहुत ही डेंजरस था। वियतनाम के जंगल में इन्हें लगाना और छुपाना बहुत इजी था। ये गड्ढा इतना अच्छे से ढका होता था कि कोई आसानी से समझ ही नहीं पाता था, लेकिन अगर कोई सोल्जर गलती से उस जगह पाँव रख देते थे तो वो तुरंत गड्ढे में गिर जाता था और नुकीली बम्बू के कांटों पर गिर के बुरा तरीके से घायल हो जाता था। पर बात यही तक सीमित नहीं थी। वियतकॉन्ग लोग इस ट्रैप को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते थे, कुछ भयानक तरीके से। सभी पुंजी स्टिक सिर्फ बाम्बू के नुकीले कांटे नहीं होते थे। कुछ कांटों पर इंसान के स्टूल या जानवरों का गंदा वेस्ट लगाया होता था। तो अगर कोई फौजी उस कांटे से चोट खाता था और तुरंत नहीं मरता था तो उसे जल्दी इन्फेक्शन हो जाती थी। जंगल जैसे गंदी और गीले एरिया में खुला घाव बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ज्यादा केसेस में सोल्जर्स के पास एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी तो उनका इन्फेक्शन बढ़ जाता था और उन्हें बड़ी बीमारी पकड़ लेती थी। जंगल के गर्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट होता है। अगर घाव में गंदा पड़ जाए तो इन्फेक्शन ऑलमोस्ट पक्का होता था। इसे क्या होता है, इंजर्ड सोल्जर्स को टीम को उठा के ले जाना पड़ता था और इस वजह से पूरी टीम स्लो हो जाती थी, जिसका फायदा उठाता था वियतकॉन्ग सोल्जर्स ने। यानी पुंजी स्टिक सिर्फ एक ट्रैप नहीं था बल्कि एक तरह से बायोलॉजिकल वारफेयर भी था। और अगर ये भी काफी नहीं लगता था तो एक और लेवल का ट्रैप भी था जो और भी ज्यादा निर्दयी था। क्या करते थे वियतकॉन्ग सोल्जर्स ने, पुंजी स्टिक्स को ऐसे एंगल में लगाता था कि वो छुरी या बटी के तरह काम करे। कभी उन्हें उल्टा भी लगाते थे तो सोल्जर जब गड्ढे में गिरता था तब शायद ज्यादा चोट ना लगे, लेकिन जब वो बाहर आने की कोशिश करता था या उसके साथी उसे खींचते थे तो वह कांटे अंदर तक घुस जाते थे और शरीर को चीर डालते थे। और अगर उन कांटों पर स्टूल या बैक्टीरिया होता था तो इन्फेक्शन होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता था। इस तरह का घाव मौत से भी ज्यादा तकलीफदायक होता था। सोल्जर्स दर्द से चीखता रहता था और उसकी चीख से शत्रुओं को पता चल जाता था कि टीम कहाँ है। टीम रुक जाती थी, पीछे पड़ जाती थी और जंगल में आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता था। और हाँ, पुंजी स्टिक्स ट्रैप से भी ज्यादा भयानक ट्रैप था जहरीला सांपों से भरा गड्ढा। अगर कोई सोल्जर्स गलती से वहाँ पाँव रखता था तो सीधा नीचे गिरता था और सांपों के जहरीले हमले का शिकार बन जाता था। जब कोई सोल्जर्स उस गड्ढे में गिरता था तो वहाँ सो रहे या भूखे सांपों को डिस्टर्ब कर देता था और तुरंत ही वो सांप
हमला करते थे। सोल्जर्स जब तकलीफ में तड़पता था तब तक एक के बाद एक सांप उसके शरीर को काटने लगते थे और हर एक काटने में बहुत ज्यादा जहर होता था। ये आम सांप नहीं थे, ये थे एक खास टाइप के जहरीला सांप जिसका नाम था बैम्बू पिट वाइपर। ये साइज में बड़े नहीं होते थे लेकिन इनका जहर बहुत ही खतरनाक होता था। एक हेल्दी आदमी को भी इनका एक काट कुछ ही मिनट में मर सकता था। अमेरिकन सोल्जर्स इन्हें टू स्टेप स्नेक कहते थे क्योंकि जो सोल्जर इनका काट खाता था वो सिर्फ 2 कदम चल पाता था फिर गिर जाता था, और अगर उस गड्ढे में बेबी स्नेक्स होते थे तो सिचुएशन और भी खतरनाक बन जाता था क्योंकि छोटे सांप भी जहर बना लेते हैं लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं होता कि कितना जहर छोड़ना चाहिए, तो एक काट में ही वो पूरा जहर छोड़ देते थे और इस वजह से कभी कभी वो बड़े सांपों से भी ज्यादा डेडली बन जाते थे। चाहे सांप छोटा हो या बड़ा, उस गड्ढे में हमेशा कई सांप छुपा होता था। अगर कोई सोल्जर उसमें गिर जाता था तो उससे एक के बाद एक सांप काट लेते थे और उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता था। वियतकांग सिर्फ गड्ढों में ही नहीं और भी ट्रैप्स में इन जहरीला सांपों का यूज करते थे। जंगल में ये सांप इतने कॉमन थे कि वो इन्हें नेचुरल वेपन की तरह ट्रीट करते थे। कभी कभी वियतकांग सोल्जर्स अपने बैग के अंदर भी एक वाइपर सांप लेके चलते थे और जानबूझकर उस बैग में ट्रैप बनाकर रखते थे। ये एक वार्निंग जैसा सिग्नल होता था, हमारी चीजें बिना परमिशन के खोलने की कोशिश मत करो। अगर कोई अमेरिकन सोल्जर्स किसी वियतकांग का बैग पकड़ता था और उसे खोलकर देखता कि अंदर कुछ यूजफुल मिलता है कि नहीं, तो जैसे ही वो हाथ डालता था वाइपर सांप तुरंत काट लेता था। ये सांप ज्यादातर दुश्मन को दूर रखने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अगर वियतकांग सोल्जर्स का लाख अच्छा होता था तो ये सांप दुश्मन को सीधा मार भी देता था। पिट वाइपर सांप सिर्फ गड्ढे में ही नहीं, वियतकांग के बने हुए टनल्स में भी ट्रैप के रूप में यूज होते थे। ये सुरंगों में वो लोग छुपने और इधर उधर चलने के लिए बनाते थे। जब अमेरिकन सोल्जर्स इन अंधेरी और टांग टनल्स में रख के घुसते थे तो वो कभी कभी अचानक एक जहरीला सांप के सामने आ जाते थे। कभी किसी कोने में छुपा होता था या किसी लकड़ी से बंधा हुआ होता था। अंधेरा और छोटी जगह में चलना वैसे ही रिस्की है और ऊपर से अगर पता ना हो कहीं कोई सांप छुपा है या नहीं तो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता था। अगर कोई सोल्जर सिर्फ सामने देखता और आगे बढ़ता था और नीचे या ऊपर का ध्यान ना देता था तो वो आसानी से एक वाइपर सांप के काट का शिकार हो सकता था। सिर्फ एक गलत कदम ही उसकी मौत का कारण बन सकता था। सांप सिर्फ टनल्स में ही नहीं और भी जगह ट्रैप्स के लिए यूज किए जाते थे, जैसे वेपन्स के स्टोरेज, खाने के डब्बे या सप्लाई बॉक्सेस में ये यूज किया जाते थे। अगर कोई अमेरिकन सोल्जर्स वियतकांग का सामान ढूंढता था तो उसे हर जगह बहुत ध्यान से देखना पड़ता था क्योंकि हर चीज के एक ट्रैप हो सकती थी। पर सिर्फ साफ ही नहीं और भी बहुत भयानक ट्रैप्स यूज होते थे। वियतकांग लोग चाहते थे कि कोई भी उनका सामान छू ना सके, इसलिए वो बनाते थे ट्रैप्स जैसे नुकीली छुरी, ब्लेड, छुपा हुआ बोम या फिर जीवित गोली अर्थात लाइव बुलेट ट्रैप। इन ट्रैप्स का एक नाम भी था, कीपसेक लूज एंड, मतलब कुछ लेने जाओगे हाथ खो बैठोगे। अगर कोई सोल्जर्स वियतकांग का सामान उठाने या चेक करने जाता था तो उसका हाथ उड़ जाने जैसा ट्रैप होता था। कई बार सिंपल दिखने वाले बॉक्सेस या सामान बोम से भरे होते थे। इस तरह वियतकांग लोग ट्रैप्स बनाते थे ताकि अमेरिकन सोल्जर्स खाना, हथियार या जरूरी चीजें ना ले सके। वियतकांग लोग मानते थे सामान बर्बाद हो जाए तो चलेगा लेकिन दुश्मन के हाथ लगना नहीं चाहिए। कई बार वो गड्ढे में ग्रेनेड इस तरह सेट करते थे कि अगर कोई चीज उसके ऊपर पड़े तो पिन निकल जाए और तुरंत ब्लास्ट हो जाए। ये ट्रैप्स अक्सर जानलेवा होते थे और अगर कोई मरा नहीं था, सिर्फ जख्मी हुए थे तो वो भी खतरनाक होता था क्योंकि ग्रेनेड के टुकड़े चारों तरफ उड़ते थे और कई सोल्जर्स एक साथ घायल हो जाते थे। इससे पूरी टीम डेंजर्स में पड़ जाती थी। वियतकांग के सबसे पसंदीदा ट्रैप्स में से एक था फ्लैग ट्रैप। ये कोई जरूरी सामान या हथियार नहीं था बल्कि उनकी खुद की फ्लैग को लेकर होता था। वियतकांग समझ गए थे कि जब भी अमेरिकन सोल्जर्स कोई उनका कैंप या पोस्ट कब्जा करते थे तो सबसे पहले वो वियतकांग का झंडा उतार देते थे। कभी वो अपना अमेरिकन फ्लैग लगा देते थे ताकि एलाइज को लगे कि ये आप उनका एरिया है, और कई बार सोल्जर्स वियतकांग का झंडा या फ्लैग अपने लिए यादगार के लिए भी ले जाते थे। इसलिए वियतकांग ने अपने फ्लैग्स में बोम लगाना शुरू किया। फ्लैग बोम कैसे कम करता था, देखिए, जब वियतकांग को लगता है कि अब वो कैंप नहीं बचा पाएगा तो वो जल्दी से अपना इंपॉर्टेंट सामान लेके निकल जाते थे, लेकिन कुछ सोल्जर्स कैंप में रुक जाते थे सिर्फ ट्रैप्स लगाने के लिए। वो सप्लाई बॉक्सेस में ग्रेनेड, जहरीले सांप या कभी कभी गोला बारूद को भी ब्लास्ट के लिए रेडी करके जाते थे। और सबसे आखिरी काम होता था फ्लैग ट्रैप लगाना। एक वियतकांग
वियतकांग सोल्जर्स एक ब्रेली विजिबल तार को ठंडे के रस्सी के साथ बांध देता था और फ्लैगपोल के नीचे एक छुपा हुआ बम सेट कर देता था। फिर वो जंगल में चला जाता था। फिर क्या होता था देखिए, अमेरिकन सोल्जर्स जब खाली कैंप में घुसते थे तो सबसे पहले कोई एक सोल्जर फ्लैग उतारने जाता था ताकि सबको पता चले कि अब ये उनका कब्जा है। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर फ्लैग की रस्सी खींचता था वो तार पुल हो जाता था और फ्लैग के नीचे जो बम था वो ब्लास्ट हो जाता था। सोल्जर्स तुरंत या तो मर जाता था या बुरा घायल हो जाता था। इस ट्रैप का एक और वर्जन जंगल के रास्ते पे भी यूज होता था, मतलब चलते चलते भी कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। अमेरिकन सोल्जर्स को हर एक पाव बहुत ही संभल के रखना पड़ता था क्योंकि एक गलती का स्टेप ही उनका आखिरी कदम बन सकता था। एक और सिंपल बट डेडली ट्रैप था, उसका नाम था ग्रेनेड इन ए कैन, अर्थात डब्बे के अंदर ग्रेनेड। ये ट्रैप बनाना बहुत आसान था और इसे कहीं भी कभी भी सेट किया जा सकता था। कैसे काम करता था, दो खाली मेटल के डब्बे और कैंस लिए जाते थे, उन्हें जमीन में या किसी पेड़ के साथ फिक्स किया जाता था। फिर ग्रेनेड को सेफ्टी पिन निकल दिया जाता था और ग्रेनेड को कैन के अंदर इस तरह रखते कि उसका लीवर अर्थात ब्लास्ट स्विच तब तक दबा रहे। फिर ग्रेनेड से एक ट्रिप वायर अर्थात छुपा हुआ तार जोड़ा जाता था। जब कोई सोल्जर उस वायर में पा देता था या वायर पुल हो जाता था, ग्रेनेड कैन से निकल जाता था, लीवर रिलीज होता था और तुरंत ब्लास्ट हो जाता था। जब एक ग्रेनेड कैन ट्रैप से ब्लास्ट करता था तो उसके जोर से आसपास का दूसरा ग्रेनेड भी फट जाता था। अगर एक पतली जंगल के रास्ते से कई सोल्जर्स एक साथ जा रहे होते थे और दो ग्रेनेड एक साथ ब्लास्ट करते थे तो बहुत भयानक तबाही होती थी। जो सोल्जर्स ट्रैप के तार पे पाव रखता था और सिर्फ अकेला नहीं मरता था, पूरा ग्रुप डेंजर में पड़ जाता था। ग्रेनेड और मेटल कैंस के टुकड़े चारों तरफ उड़ते थे और जंगल के कांटे और लकड़ी के नुकीले टुकड़े भी उसमें मिल जाते थे जो उस ब्लास्ट को और भी भयानक डेडली बना देता था। अगर कोई सोल्जर ट्रैप एक्टिवेटेड करता था और उसके पास टाइम ना होता था टीम को वार्न करने का तो आसपास के कई सोल्जर्स भी या तो मर जाते थे या सीरियसली घायल हो जाते थे। ये ग्रेनेड इन ए कैन ट्रैप बहुत ही सिंपल था लेकिन इतना इफेक्टिव था कि पूरे वियतनाम जंगल में फैल गया था। सबसे दुख की बात यह थी कि युद्ध खत्म होने के बाद भी किसी को प्रॉपरली पता नहीं था कि ये ट्रैप्स कहां-कहां लगे हुए हैं। इसलिए साधारण लोग, औरतें, बच्चे जो जंगल से अपने घर लौटते थे वो भी गलती से इन ट्रैप्स पे पाव रख देते थे और जिंदा जला जाते या मर जाते थे। युद्ध के बाद भी ये ट्रैप्स ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक और खतरनाक ट्रैप था जिसका नाम था कार्टिस ट्रैप या टो पकड़। ये ट्रैप इतना डेडली नहीं था जितना ग्रेनेड ट्रैप था, लेकिन ये सोल्जर्स को बहुत दर्द देता था और कभी कभी तो पाव काटना पड़ता था। वियतकांग सोल्जर्स बहुत ही क्लेवर और डेंजरस तरीके से इस ट्रैप को सेट करते थे। कैसे बनता था ये ट्रैप देखिए, वो एक छोटा गड्ढा खोदते थे, उसके अंदर एक बुलेट कार्टिस अर्थात गोली, उसको एक बम्बू के टुकड़े में डालते थे, उसके नीचे एक लकड़ी के टुकड़े पे एक नेल और किल लगा होती थी। पूरा ट्रैप एक पतली कवर से ढक दिया जाता था जिससे कोई देख ना सके। जब कोई सोल्जर्स वहाँ पाव रखता था उसका वजह से बुलेट को नीचे दबाता था, नेल बुलेट के पीछे लगती थी और बुलेट सीधा ऊपर फायर हो जाता था, पाव के नीचे से घुसकर उसे छेद कर देता था। सोल्जर्स तुरंत जख्मी होकर गिर जाता था और उसके साथी उसे उठाने के लिए भागते थे। इस ट्रैप से टीम रुक जाती थी जब तक पहला ट्रीटमेंट ना हो जाए। ये ट्रैप आधा टन जान नहीं लेता था लेकिन पूरी यूनिट को स्लो कर देता था और वही वियतकांग का मकसद था। कभी कभी छोटी गोली नहीं, बड़ी और ज्यादा पावरफुल बुलेट भी यूज होती थी। अगर सोल्जर्स पूरे बॉडी वेट के साथ पाव रखता था तो बुलेट पाव से घुसकर शरीर के दूसरे पार्ट्स तक नुकसान पहुंचा देती थी और अगर सोल्जर्स नीचे झुक के देख रहा होता था तो बुलेट सीधा उसके मुंह पे लगकर उसका मुंह या आंख तक बर्बाद कर सकती थी। इस तरह के ट्रैप में अगर किसी सोल्जर्स का पाव पड़ता था तो मौत लगभग निश्चित होती थी। उसके बाद कार्टिस ट्रैप इतना डेंजरस इसलिए था क्योंकि इससे पहचाना बहुत मुश्किल था। जो गड्ढा बनाया जाता था उसमें बैम्बू और बुलेट होती थी और ये गड्ढा इतना छोटा होता कि बाहर से कुछ दिखता ही नहीं, ना कोई तार होता था ना कोई मेटल का हिस्सा दिखाई देता था। अगर किसी टीम के पास मेटल डिटेक्टर होता था तो शायद बुलेट का सिग्नल मिलता था, लेकिन जब तक डिटेक्टर उसके बिल्कुल करीब लाया जाता था तब तक शायद देर हो जाती थी और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता था। एक और भी खतरनाक ट्रैप था जिसका नाम था बैम्बू व्हिप यानी बांस का चाबुक। ये ट्रैप और भी डेंजरस था क्योंकि मेटल डिटेक्टर भी इससे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। इसका बचाव सिर्फ दो चीजें थी, या तो आपका किस्मत अच्छा हो या फिर आप ट्रैप में फंस जाओ। कैसे बनता था ये ट्रैप,
जंगल से एक लंबा और पतला बम्बू लिया जाता था, उससे चाबुक अर्थात व्हिप जैसा शेप दिया जाता था। उस बैम्बू के साथ छोटी छोटी शार्प बैम्बू स्टिक्स बांधी जाती थी जिन्हें नुकीला बनाया जाता था। अगर रस्सी ना हो तो जंगल की लता या छाल से सब कुछ बांधा जाता था। फिर इस शार्प बैम्बू व्हिप को जंगल के रास्ते के पास एक पेड़ के साथ मजबूती से बांध दिया जाता था और उससे पीछे खींचकर तनाव बनाया जाता था जैसे कोई स्लिंग शॉट होता है। फिर एक ट्री फायर अर्थात पतला तार या लता से उस व्हिप को रोक कर रखा जाता था। जैसे ही कोई सोल्जर्स उस तार पे पाँव रखता था वो तार टूट जाता था और बैम्बू व्हिप आगे जोर से छूट जाता था। ये चाबुक बिजली के स्पीड से आगे आता है और जो भी सामने होता था उसके शरीर में घुस जाता था। बैम्बू व्हिप अलग अलग हाइट पे लगाया जा सकता था। कभी ये पाँव के नीचे लगाता था, कभी घुटने के पीछे लगाता था, कभी जंग पे डायरेक्टली लगता था। सोल्जर्स अक्सर तुरंत नहीं मरता था, लेकिन उसके पाँव या लेग में कई नुकीली बम्बू के कांटे घुस जाते तो उन्हें निकालना बहुत दर्दनाक होता था और अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले तो ज्यादा खून बहने से डेथ भी हो सकती थी। बैम्बू व्हिप ट्रैप जंगल का यूज करके बनाया जाता था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग, जंगल का नॉलेज और सोल्जर्स को कंफ्यूज करने की सोच। और इसी वजह से ये ट्रैप्स अमेरिकन के लिए बुरा सपना बन गए थे। वियतकांग अक्सर अमेरिकन आर्मी के वेपन से ट्रैप्स बनाते थे। अगर उन्हें कहीं से यूएस आर्मी की कोई लैंड माइन मिल जाती थी तो वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, बल्कि उसे उठा के किसी नए जगह पे छुपा कर रख देते थे। फिर अगर कोई सोल्जर्स या मिलिट्री जीप उस जगह से गुजरता था तो वो माइन फट जाती थी और जबरदस्त ब्लास्ट होता था। लेकिन सिर्फ अमेरिकन माइंस ही नहीं, वियतनाम में उस वक्त पुरानी माइंस भी बहुत थी। जब से पहला इंडो चीना वॉर चालू हुआ था अर्थात फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड, तब से पुरानी माइंस जंगल में बिखर गई थी। वियतकांग लोग फ्रेंच आर्मी और साउथ वियतनाम के छोड़े गए माइंस भी यूज करते थे। ऊपर से उन्हें रशिया अर्थात सोवियत यूनियन और चाइना से भी एक्सप्लोसिव्स मिलते थे, इसलिए उनके पास बहुत सारी टाइप्स के बॉम्ब्स, माइंस और एक्सप्लोसिव्स अवेलेबल रहते थे और वो पूरा जंगल ट्रैप से भर देते थे। सबसे दुख की बात ये थी जब युद्ध खत्म हो गया तब भी कई माइंस जमीन के अंदर छुपी रह गई। आज भी वियतनाम के कुछ गांव या जंगल एरियाज में लोग ध्यान से चलते हैं क्योंकि कभी भी कोई ओल्ड माइन ब्लास्ट हो सकता है। युद्ध के बाद से लेके आज तक लगभग 40,000 लोग माइन ब्लास्ट में मर चुके हैं। एक और डेंजरस ट्रैप था। वो ट्रैप अमेरिकन सोल्जर्स के लिए काफी डेंजरस हो सकता था अगर वो केयरफुल नहीं होते थे। ये ट्रैप एक सीधा लकीर और एक पतला रस्सी से बनाया जाता था। लट्ठी को अच्छे से तेज किया जाता था और पूरा सेटअप मच्छर के ऊपर रख दिया जाता था। फिर तीर को पीछे खींच के बांधा जाता था एक ट्री फायर से और ये जंगल के पेड़ों से छुपाया जाता था ताकि वो दिखे ना, क्योंकि ये जंगल के चीजों से बनाया जाता था, इसलिए ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अच्छे से घुल मिल जाता था। तब कोई अमेरिकन सोल्जर्स उस तार को पांव से दबाता था तब तीर छूटकर उसके शरीर में घुस जाता था। ये बहुत दर्दनाक होता था। अगर एक ही जगह एक से ज्यादा बो ट्रैप्स रखे होते थे तो कई सोल्जर्स इंजर्ड या मर सकते थे, लेकिन ये सभी और भी खतरनाक हो जाता था क्योंकि वियतकांग लोग तीर पर जहर लगा देते थे। ज्यादातर बो ट्रैप्स ऐसे बनाए जाते थे कि तीर सोल्जर्स के पीठ पे लगता था, जो अगर लग जाता था तो जहर सीधा उसके शरीर में चला जाता था और वो मर सकता था। वियतकांग लोग पीट वाइपर स्नेक्स का जहर या कुछ और डेंजरस पॉइजन इस्तेमाल करते थे। वियतकांग कुछ स्पेसिफिक ट्रैप्स को ज्यादा पसंद करते थे, खासकर वो ट्रैप्स जिनमें उनको मल्टीपल टेक्निक्स यूज करने का मौका मिलता था। फुट ट्रैप्स वियतनाम युद्ध के सबसे यूनिक और डेंजरस ट्रैप्स में से एक था। ज्यादा वक्त वो मेटल बियर ट्रैप्स भी यूज करते थे, जो एक बड़ा मेटल ट्रैप होता था। ये सोल्जर्स के टगने को घायल करता था। वियतकांग के लिए इन ट्रैप्स का एक बुरा साइड था, ये ट्रैप्स सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकते थे और ज्यादातर एक ही सोल्जर्स उनमें से इंजर्ड या किल्ड होता था। फिर भी ये अमेरिकन सोल्जर्स को दोबारा सोचने पर मजबूर करते थे कि क्या वो किसी घर के अंदर घुसेंगे या नहीं। बूबी ट्रैप्स बहुत इफेक्टिव होते थे क्योंकि ये सोल्जर्स को धीमी चलने पर मजबूर करते थे, उन्हें इंजोर करते थे या फिर वो डर के रुक जाते थे। ये एक बड़ा रीजन था कि वियतकांग इन ट्रैप्स को बार बार यूज करते थे। वियतकांग जानते थे कि वो कभी भी डायरेक्टली ये जंग जीत नहीं सकते। अमेरिकन मिलिट्री के पास था एडवांस्ड शिप्स, प्लेन्स और टैंक्स। अगर वो डायरेक्ट कॉम्बैट करते
करते थे तो वो हमेशा हार जाते थे। वो बहुत जल्दी समझ गए थे और अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी थी। इसलिए वो औरत और बच्चों को भी बूबी ट्रैप्स लगाने का काम देते थे। इससे वो एक साथ कई जगह पर ट्रैप्स लगा लेते थे, जबकि पुरुष सोल्जर्स दूसरी जगह युद्ध कर रहे होते हैं। जो भी एक लकड़ी का टुकड़ा काट सकता था या रस्सी बांध सकता था, वो ट्रैप बना सकता था जो दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता था। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिलिट्री के मुताबिक वियतनाम वॉर में लगभग 11% डेथ और 15% इंजर्स बूबी ट्रैप्स के वजह से हुई थी। इस जंग में लगभग 3 लाख अमेरिकन सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे, जिनमें से 45,000 सोल्जर्स सिर्फ बूबी ट्रैप्स में फंसने की वजह से इंजर्ड हो गए थे। ये सिर्फ एक जंग के ट्रैप्स नहीं, बल्कि ये बताता है कि स्ट्रेटेजी, हौसला और एनवायरनमेंट का कितना डेंजरस यूज किया जा सकता है जंग में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका फीडबैक नीचे कमेंट्स में लिखिए। क्या आप और ऐसे हिस्टोरी बेस्ड डेंजरस स्टोरीज दिखना चाहेंगे? तो मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।